हेलो, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम सब फिर से आ चुके हैं आप सबके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज अपनी लेक्चर नंबर 8 होगा। जी हाँ, आज हम लोग आ चुके हैं क्लास नंबर 8 में। बात करेंगे आपसे यूजीसी एनटीए नेट के पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के बारे में। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करके पहले क्या किया उनको प्रेस कर दिए, जैसे आप सभी की तैयारियां और भी स्ट्रांग हो पाए। बता दें आप सभी को कि आपको इस YouTube चैनल अभी अपडेट पे पेपर 1 कंप्लीट दिया जा रहा है। जहाँ कंप्लीट लेक्चर्स हैं इसके अंदर में पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के। फाइन। और साथ साथ जितने भी अपडेट्स आती है ना यूजीसी इंटरनेट की, सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलता है ओनली एंड ओनली ऑन द यूट्यूब चैनल अभी अपडेट। तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हेजिटेशन के आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऑलरेडी हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं। आज लेक्चर नंबर 8 होगा जहां पे हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कल जहां हम लोग रुक गए थे एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज से, उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे। आज आगे जानेंगे। आज की लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्लीज आप सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी करिएगा। ऑल 7 पार्ट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। आप एक बार उसको स्टडी करके इस क्लास 8 पे, जैसे आपके लिए जो पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ठीक है, या पेपर कंप्लीट 1 आपका अच्छे से तैयार हो पाए। सो लेट्स बिगिन विद टुडेस क्लास नंबर 8 ऑफ द पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूजीसी एनटीए नेट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपना क्या हमें सीखना है, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में। आखिर इन्वायरमेंट के क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द यूजीसी एनटीए नेट। बात करते हैं आपसे कि क्या है इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी कि अगर इशू की बात करें इन्वायरमेंट में तो क्या हो सकता है, किस तरीके का आखिर इशू है इन्वायरमेंट में। बता दें आप सभी को, देखिए अगर हम इशू की बात करें ना, तो इशू अपने 3 तरह के हैं। कैसे कैसे हैं, लोकल इश्यूज भी होते हैं, अपने रीजनल इश्यूज भी होते हैं, और ग्लोबल इश्यूज भी होता है। बट बिफोर गोइंग टू डेप्थ, इससे पहले कि हम लोग डेप्थ में उतर, उससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इस टॉपिक के बारे में, इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में कि आखिर क्या यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस आप सभी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है, पहले बात ध्यान देखिएगा, हमने पहले भी पढ़ा हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। हमने ऑलरेडी क्लास में पढ़ा हुआ है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमने देखा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है क्या अपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप यह भी कर सकते हैं कॉमन फ्यूचर या ग्लोबल शेयरिंग कॉन्सेप्ट। ध्यान रखिएगा, आप एग्जामिनेशन में अगर कभी आ जाए ना कि आप बताओ कॉमन फ्यूचर के बारे में, ठीक है, या आप बताओ ग्लोबल शेयरिंग कॉन्सेप्ट के बारे में, तो प्लीज समझिएगा कि दे वांट टू आस्क रिगार्डिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दे वांट टू आस्क अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है ना। तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हम ऑलरेडी क्लासेस में कर चुके हैं, उसको आप कॉमन फ्यूचर या ग्लोबल शेयरिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। क्विकली रिपीट करते हैं, जल्दी से रिपीट करते हैं विद इन 1 मिनट के अंदर में, विद इन 1 मिनट के अंदर में, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में क्या क्या एग्जामिनेशन पॉइंट है, बीस इंपॉर्टेंट है। मेरे साथ जल्दी से आप सभी बोलिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कब आया, 2015 में आया। कब तक चलेगा, 2013 तक चलेगा। किसके बाद आया, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बाद आया। ठीक है, कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं। ध्यान रखिएगा, किसके लिए है, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड दोनों के लिए। क्या डिफरेंस है सस्टेनेबल का मिलेनियम से, सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, मिलेनियम सिर्फ डेवलपिंग के लिए था, सस्टेनेबल किसके लिए, डेवलपिंग डेवलप्ड दोनों के लिए है। ध्यान रखिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जो एग्जामिनेशन में सीधे उठ के आप लोग के एग्जामिनेशन में आ सकता है। ठीक है ना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिए हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या देखा कि जो भी चीज हम लोग यूज कर, हमने देखा ना 17 गोल्स हैं उसके अंदर में। तो क्या है ना कि जब हम लोग उसको अचीव करने जाते हैं तो बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट के इश्यूज आते हैं। ठीक है, तो आखिर क्या किया जाए, कैसे इस इश्यूज को फेस किया जाए, ये हम सभी को सीखना है इन्वायरमेंटल इश्यूज में। ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बात यहाँ पे बताने वाला हूँ 1972। ध्यान रखिएगा, मेरी बात ध्यान रखिएगा, कब, 19, ध्यान से सुनिएगा तो, ठीक है ना, 1972 में, ठीक है ना, 1972 में, 1972 में क्या हुआ था ना, 1972 में एक कॉन्फ्रेंस बैठा था। क्या हुआ था, एक कॉन्फ्रेंस बैठा था। इस कॉन्फ्रेंस का क्या नेम था,
तो 1972 में कॉन्फ्रेंस बैठा था, जिस कॉन्फ्रेंस का नेम था, या कह सकते हैं जिस कॉन्फ्रेंस में, उस कॉन्फ्रेंस क्या था, वो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था। ध्यान रखिएगा 1972 में एक कॉन्फ्रेंस बैठा था, ठीक है ना। 1972 में एक कॉन्फ्रेंस बैठा था आपका, क्या नेम था उस कॉन्फ्रेंस का, उसका नेम था यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस। उसमें क्या हुआ था, तो उस कॉन्फ्रेंस में ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में, किसके बारे में, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बातें कहा गया था। कहाँ पे हुआ था, पहली बात है ये कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हुआ था कहाँ पे, ये आपका हुआ था स्टॉक हॉल में। कहाँ हुआ था लिख लीजिएगा, कॉपी एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टॉक 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 हॉल में आपका ये मीटिंग बैठा था 1972 में, ठीक है ना। किस कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस का नेम था, कॉन्फ्रेंस का नेम था आप सभी का यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस, ठीक है ना। कहाँ पे हुआ था, स्टॉक हॉल में हुआ था। किस चीज के लिए हुआ था, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट के लिए वहां पे हुआ था। क्या व्यू था उस कॉन्फ्रेंस में, क्या व्यू था कॉन्फ्रेंस में, व्यू था डेवलपिंग एंड डेवलप्ड इकोनॉमीज अगर डेवलप्ड कर रही हैं तो फिर इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना। देखिए अगर मानिए कोई डेवलप्ड कर रहा तो यकीनन डेवलप्ड वो तो हो रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट तो पड़ रहा है ना इन्वायरमेंट पे। तो आखिर क्या डिफरेंस है, क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या क्या इश्यूज हो रहे हैं, तो इसके बारे में मीटिंग हुआ था 1972 में यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में, स्टॉक हॉल में मीटिंग हुआ था। इसी तरह ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन के लिए सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कब हुआ, 72 में हुआ। कहाँ पे हुआ, स्टॉक हॉल में हुआ। कॉन्फ्रेंस का नेम क्या था, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था। क्या व्यू था, डेवलप्ड इन्वायरमेंट को लेकर था। किस चीज के लिए बात हो रही थी, ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर बात हुई थी। ध्यान रखिएगा, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1972 जो स्टॉक होम में ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसी की तरह क्या इससे पहले भी कोई कॉन्फ्रेंस हुआ है क्या, जी हाँ। ध्यान रखिएगा 1972 में जो स्टॉक होम का ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, इससे पहले भी इसी तरीके का कॉन्फ्रेंस हो चुका है। कहाँ पे, रियो समिट में। कहाँ पे, ध्यान रखिएगा रियो समिट में इसी तरीके का कुछ वहां पे बात हुआ था। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर है, यस सर। अच्छा अब यहाँ बात निकल के आता है कि इसमें कितने तरह के इश्यूज हो सकते हैं, इसमें कितने तरह के इश्यूज हो सकते हैं, इसमें कितने तरह के अपने इश्यूज हो सकते हैं। हमने देखा इसके अंदर में अपने कितने तीन तरह के अपने इश्यूज यहाँ पे अपने हो सकते हैं। कौन कौन सा अपना इशू हो सकता है इसके अंदर में, ध्यान रखिएगा। अगर हम इसमें इशू की बात करें तो अपना एक लोकल लेवल इशू हो सकता है अपना यहाँ पे, एक अपना रीजनल लेवल अपना इशूज हो सकता है इसके अंदर में, और एक अपना क्या हो सकता है, ग्लोबल इशूज भी, क्या, एक अपना ग्लोबल इशूज भी अपना यहाँ पे हो सकता है। तो इसके अंदर में तीन तरह के अपने इशू हो सकते हैं। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर तीन इशू क्या है, किस तरीके का है। ये बात समझ के ना, स्लाइड की जो वही मैंने बात बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। समझते हैं यहाँ पे आखिर वो तीन इशूज क्या है और कैसे हैं। देखिए पहला इशू क्या है, छोटा, अगर मैं देखिए तीन लेवल्स हैं, छोटा लेवल, बीच का लेवल और बड़ा लेवल, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल इश्यूज का, तो छोटे लेवल पे इश्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं छोटे लेवल के इश्यूज का, जब भी हम बात करते हैं लोकल इश्यूज का, तो लोकल इश्यूज में क्या आते हैं, देखिए जब भी कोई, ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इश्यू हो रहा है ना, पानी को लेके, पानी की कमी हो गया, वाटर का शॉर्टेज हो गया, ठीक है ना, सॉइल इरोजन की बात हो गया, ठीक है, मैं बात समझ रहा है ना, सॉइल इरोजन की बात हो गया, लैंडस्लाइड की बात हो गई, या जब पॉल्यूशन की बात हो गई। तो जब हम इसे छोटे लेवल पे बात करते हैं ना, तो आप इसे बोलोगे दीज आर कॉल्ड एज अ लोकल इश्यूज। जैसे अगर मैं बात करूं दिल्ली का, तो सपोज कि दिल्ली में अगर पॉल्यूशन लेवल डिसबैलेंस हो गया, तो फिर आप ये नहीं कहोगे कि ये बड़े लेवल पे, ये क्या एक तरह का लोकल इश्यूज में आएगा। मैं बात समझ पा रहे हैं। अगर किसी स्टेट में इंडिया में वाटर की कमी हो गया, तो दैट वुड बी नोन एज अ लोकल इशू। यानी क्या, ऐसे इशू जो छोटे लेवल पे हों, ऐसे इशू जो सॉइल इरोजन को लेके हों, ऐसे इशू जो वाटर की कमी को लेके हों, ऐसे इशू जो लैंडस्लाइड को लेके हो, ऐसे इशूज जो पॉल्यूशन को लेके हो, छोटे लेवल पे हो, तो आप बोलोगे लोकल इशूज, ठीक है ना, फाइन सर। बात करते हैं अब ये आके रीजनल इश्यूज क्या होते हैं। देखिए रीजनल इश्यूज क्या होता है, जब वही इशू थोड़ा बड़े लेवल पे हो। मैं बात समझ पा रहे हैं, नहीं बड़े लेवल पे, जैसे मान लिया मैंने कहा कि अगर कोई इशू है जो पूरी कंट्री में, इंडिया में पूरा है, तो आप इसे कहोगे एक तरह का ये रीजनल इशू है। मेरे बात समझ पा रहे हैं। तो देखिए रीजनल इशू के अंदर में मैंने तीन चीजें आती हैं, ध्यान रखिएगा। रीजनल इशू में मैंने तीन चीजें आती हैं। पहला क्या आता है, पहला क्या आता है आपका,
पहला आपका आता है डिजर्टिफिकेशन एंड डॉट आता है, यानी कि कुछ सूखा उखा हो गया। तो अगर मानिए हो गया तो इसे आप कहोगे तरह का रीजनल इश्यूज है, ठीक है। फ्लड आ गया, क्या आ गया, फ्लड आ गया, ठीक है ना, और सॉइल इरोजन आ गया। देखिए यही पॉइंट लोकल इश्यूज में भी है, ऐसी बात नहीं है। लोकल इशू का पॉइंट रीजनल इशू का पॉइंट अलग नहीं होता, दे आर ऑलमोस्ट सेम ओनली, दे आर ऑलमोस्ट सेम ओनली। द रीजन क्या है ना, लोकल इशू छोटे लेवल पे है, रीजनल इश्यूज बड़े लेवल पे। मैंने बताया ना, मान लीजिए कि दिल्ली में अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोकल इशू कहोगे। मैंने कहा दिल्ली में आ रहा है, जम्मू में आ रहा है, यूपी में आ रहा है, बिहार में आ रहा है, ठीक है ना, एमपी में आ रहा है, बहुत जगह, मैंने कहा बहुत जगह आ रहा है इंडिया में, ठीक है ना। तो अगर बहुत जगह आ रहा है तो दैट विल बी कॉल्ड एज द रीजनल इश्यूज। प्रॉब्लम्स वही हैं लेकिन बड़े लेवल पे जब होते हैं तो आप इसे बोलोगे ये रीजनल इश्यूज बनाते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, फाइन। जैसे सी लेवल बढ़ गया, ठीक है ना, बीच इशू इरोजन हो गया आपका, सॉल्ट वाटर इंस्ट्रक्शन हो गया, सब जब चीज अपने हो रहे हैं बड़े लेवल पे तो आप इसे क्या कहोगे, दैट विल बी योर लोकल इश्यूज। क्लियर, दैट विल बी कॉल्ड आल्सो रीजनल इश्यूज, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है, तो इसे बात अपने क्या हो गई, रीजनल इश्यूज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, ग्लोबल इश्यूज एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ग्लोबल इशू। समझते हैं आखिर क्या है ग्लोबल इशू, मतलब क्या, जब कंट्री के ऊपर प्रॉब्लम हो, मतलब बहुत बड़े लेवल पे ऑल ओवर कंट्री, जितनी कंट्रीज ना, मतलब उसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है। सर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो ग्लोबल इश्यूज हो सकती हैं, बड़े लेवल पे अपनी इश्यूज अपनी बन सकती हैं। ध्यान रखिएगा एग्जामिनेशन में आ चुका है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा 3 पॉइंट इसमें अपने होते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्थ साउथ डिवाइड, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा। देखिए ग्लोबल इश्यूज क्या है, पहला सबसे बड़ा ग्लोबल इशू क्या है, नॉर्थ साउथ डिवाइड। समझिए मेरी बात को, नॉर्थ में अगर मैं बात करूं, अगर अपनी जो पूरी वर्ल्ड में जितना पॉपुलेशन है ना, तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन का 20% सिर्फ और सिर्फ वर्ल्ड के जितनी भी दुनिया में जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, उसका सिर्फ और सिर्फ 20% लोग कहाँ रहते हैं, सिर्फ वो रहते हैं नॉर्थ में, सिर्फ और सिर्फ वो रहते हैं नॉर्थ में। लेकिन केवल 20% रहते हैं नॉर्थ में वर्ल्ड का, लेकिन वो जो एनर्जी यूज कर रहे हैं ना, वो यूज कर रहे हैं 80%। माय गॉड, मेरी बात समझ रहे हैं, वर्ल्ड में जितनी भी जनसंख्या है, जितनी पॉपुलेशन है, उसका सिर्फ और सिर्फ 20% लोग रहते हैं नॉर्थ में। और लेकिन वो कितना यूज कर रहे हैं, कितना कंज्यूम कर रहे हैं, वो 80%, 80% जितनी दुनिया में एनर्जीज आ रही है ना, किसी भी किसी तरह की एनर्जी लीजिए आप, सोलर एनर्जी लीजिए, वाटर एनर्जी ना, जो भी एनर्जीज हैं, उसका 80% कौन कंज्यूम कर रहा है, वो नॉर्थ वाले कंज्यूम कर रहे हैं। लेकिन कितने पॉपुलेशन है, सिर्फ 20% है। तो अब प्रॉब्लम हुआ ना, बिल्कुल हुआ, क्योंकि भैया 20% वाले 80% यूज कर रहे हैं, और पूरी दुनिया के जो 80% लोग हैं, जो 80% जो साउथ में रह रहे हैं, 80% लोग रह रहे हैं, उनके पास केवल और केवल 20% चीजें पहुंच रहा है। प्रॉब्लम हुआ। तो ये कैसा इशू है, ये ग्लोबल इशू है, ये बड़े लेवल पे इशू बन रहा है। मेरे पास समझ पा रहे हैं ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह की एनर्जी हो, लेकिन ये बहुत ही बड़ी एनर्जी निकल के यहाँ से निकल के आ रही, ठीक है ना। अब फूड की बात करें, वाटर सेक्टर की बात करें, सभी तरह की मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, फाइन। दूसरा ग्लोबल इशू क्या हो सकता है, क्लाइमेटिक चेंज, ध्यान रखिए, क्लाइमेटिक चेंज, ध्यान रखिए, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग अपना हो गया। यानी क्या, अगर सूखा हो रहा है, क्रॉप फेलियर हो रहा है, ठीक है ना, मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स यहाँ पे मेल्ट कर रहा है पूरा, यानी जब अगर हम क्लाइमेट की बात करें, जब क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पड़ता है। मेरी बात समझिएगा, ये बात समझिएगा, जब भी क्लाइमेट में चेंज आता है तो ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पड़ता है। और जब ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पड़ता है तो ये एक जगह पर तो नहीं होगा ना, ग्लोबल वार्मिंग तो हर जगह के लिए होगा। माय डियर, जब सूरज की रोशनी पर पड़ रही है, अर्थ पे पड़ रही है, तो ये देख के तो नहीं पड़ेगी ना कि भैया मैं इंडिया में पढ़ूंगा, मैं अमेरिका में नहीं पढ़ूंगा, मैं अमेरिका में पढ़ूंगा, मैं चाइना में नहीं पढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं होगा। अगर वहां से हो रहा तो हर जगह पड़ेगा। ये बात समझ पा रहे हैं ना। तो क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पे इफेक्ट पड़ता है, जिसका बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा, बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाता है, ठीक है ना, फाइन। तीसरा क्या अपना पे, तीसरा अपना ग्लोबल इशू क्या है, बायोडाइवर्सिटी। यानी क्या, जब भी आपकी, यानी जब मानी, जब आपका फ्लोरा एंड फौना, जब ये लूज करते हैं ना, यानी जब आपका फ्लोरा फौना लूज कर रहा है ना, तो जब, यानी जब आपकी, कई सिंपल सी बात मैं कहूँ आपसे, जब बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहा है तो भी आपका एक ग्लोबल इशू बन के यहाँ से निकल के आता है। इज इट क्लियर, फाइन। तो ये 3 सबसे बड़े इश्यूज हैं। लोकल इश्यूज पढ़ लीजिए ध्यान से, रीजनल इश्यूज ध्यान रखिएगा, एंड ग्लोबल इश्यूज तीनों ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट
इश्यूज हैं इन्वायरमेंटल के। मैं क्विकली रिपीट करता हूँ, इश्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कब आया, मतलब कहाँ से शुरुआत होती है, 1972 में शुरुआत होती है। कॉन्फ्रेंस का नाम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस था। इससे पहले ऐसी मीटिंग कहाँ हुआ, रियो समिट में हुआ था, ध्यान रखिएगा। किस जगह पे हुआ, स्टॉकहोम में हुआ, ध्यान रखिएगा। किस चीज के लिए है, ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेके था, क्लियर है ना। कितने इश्यूज हैं, 3 इश्यूज हैं, नाम बोलेंगे, लोकल इशू हुआ, रीजनल इश्यूज हुआ, ग्लोबल इश्यूज हुआ। पॉइंट क्लियर है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे अपना अगला जो हमारे ये है। फिर क्या अपने यहाँ लिखा गया ना अपना, फिर है पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप। आखिर पॉल्यूशन कितने तरह के अपने होते हैं समझते हैं यहाँ पे, पॉल्यूशन क्या होता है और ये पॉल्यूशन अपने कितने तरह के अपने यहाँ पे होते, ध्यान रखिएगा। देखिए, तो जब भी हम बात करते हैं पॉल्यूशन का ना, जब भी हम बात करते हैं पॉल्यूशन का, पॉल्यूशन क्या है, देखिए पॉल्यूशन होने से क्या होता है, अच्छा होता है, खराब होता है। सर क्या बात कर रहे हैं आप, पॉल्यूशन हमेशा नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, बिल्कुल सही, ठीक है ना। तो पॉल्यूशन क्या करता है, पॉल्यूशन हमेशा नेगेटिव यानी कि खराब, एक अनडिजायरेबल, जो आपको नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हो, आप क्या चाहते हो कि पॉल्यूशन हो कि ना हो। सर हम चाहते हैं कि बिना पॉल्यूशन के रहें, कितना बेहतर होगा, कितनी लाइफ अच्छी होगी अगर पॉल्यूशन नहीं होगा, दैट्स ट्रू। तो वही बात है यहाँ पे, पॉल्यूशन क्या है, व्हाट इज पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन क्या है, ये एक नेगेटिव अनडिजायरेबल चेंज होता है एनवायरमेंट में। व्हाट इज, अगर कोई आपसे पूछ दे कि पॉल्यूशन को डिफाइन करो, आप सिंपल उनसे बोलिएगा पॉल्यूशन मतलब क्या, एक तरह का नेगेटिव या अनडिजायरेबल चेंज जो आता है इन्वायरमेंट के अंदर में, आप इसे कहोगे, कि दैट इज जो पॉल्यूशन, दैट इज जो पॉल्यूशन। कितने तरह के पॉल्यूशन अपने होते हैं, तो हमने जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि पॉल्यूशन अपने कितने तरह के होते हैं। एयर पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन अपना होता है, नॉइस पॉल्यूशन अपना होता है, और रेडिएशन पॉल्यूशन अपना, 4 तरह की अपने यहाँ पे पॉल्यूशन अपने होते हैं। कितने तरह का पॉल्यूशन होते हैं, देखिए आपने लिखा भी कि अपने यहाँ पे, एक सेकंड ये देखिए, ये देखिएगा क्या क्या अपने होते हैं। अपना एयर पॉल्यूशन अपना यहाँ पे, ठीक है ना, अपना यहाँ पे वाटर पॉल्यूशन अपने यहाँ पे लिखा गया है, अपना यहाँ पे वाटर पोल्यूशन अपना है, नॉइज पोल्यूशन अपना लिखा गया है, ठीक है ना, रेडिएशन पोल्यूशन अपना लिखा गया है, और यानी 3 अपने, ये अपने 4 तरह के हैं, जिससे अभी हम लोग को समझना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्या ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है समझना कि आखिर क्या, किस पॉल्यूशन से क्या अपना होता है। समझते हैं वन वन करके कि क्या है, किस तरीके का पॉल्यूशन क्या इम्पैक्ट डालते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, एक एक करके समझते हैं इन सभी पॉल्यूशन को। सबसे पहले अपना आता है एयर पॉल्यूशन। क्या होता है, पहले एयर पॉल्यूशन क्या होता है, तो इससे पहले कि हम लोग समझे एयर पॉल्यूशन क्या होता है, क्विकली रिपीट कर लेते हैं ना एक बात को। एयर में बताइएगा मुझे, एयर में क्या क्या कितना होता है। तो एयर में आप सभी जानते हो कि एयर के अंदर में बहुत, एयर का अगर कॉम्पोजिशन देखा जाए तो एयर में क्या है, 78.09% नाइट्रोजन है, 21% लगभग अपना ऑक्सीजन है। देखिए एग्जैक्ट फिगर पे जाएंगे तो 20.94 है, लेकिन अगर आप ऐसे देखेंगे तो 21% बोलेंगे तो दैट इज नॉट रॉन्ग, तो उसे गलत नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 20.94 याद रख सकते हैं, क्योंकि यूजीसी में, एनटीए में अगर देखा जाए नेट में, तो वो कभी कभी पॉइंट का भी डिफरेंस करके पूछते हैं, उन्होंने पूछा भी, पहली बात है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, ऑक्सीजन की बात करें तो 20.94 है, अपना नाइट्रोजन 78.09% है, ध्यान रखिए, ठीक है ना। और जो बच रहा है, वैसे अपना देखा जाए तो अपना आर्गन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसको अलग अलग कैटेगराइज किया गया, लेकिन अगर जो बच रहा है कितना, 0.97% बच रहा है, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, क्रिप्टन, आर्गन, जिनॉन, नाइट्रस ऑक्साइड और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। और जब हम लोग इन सभी की बात करते हैं ना, जब हम इन सभी बात करते हैं, तो ये सभी एयर कहाँ पे है, एयर कहाँ पे, एयर क्योंकि आपका एटमॉस्फेयर में पड़ता है, तो एयर से निकलने वाले पॉल्यूशन को आप क्या कहोगे, आप कहेंगे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। में बात समझ पा रहे हैं आप, एयर कहाँ से है, एयर का स्वाद कहाँ से, देखिए हम लोगों ने इसको पहले डिटेल में पढ़ा था, क्लास नंबर था 3, मुझे याद नहीं, बट शायद क्लास नंबर 3 या 4 होगा, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था एयर के बारे में। मैं आपसे इसीलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज प्लीज देखिए, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िएगा, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज टाइम निकाल के आप उसको क्लास कर लीजिए पूरा, जैसे आपको तैयारी अच्छे से हो ना, सिस्टमैटिक तरीके से तैयारी हो, ठीक है। हमने पहले देखा था एयर कहाँ से है, एयर का ओरिजिन अपना हो रहा है एटमॉस्फेयर से। अब क्योंकि अगर एयर का एटमॉस्फेयर से उसका ओरिजिन हो रहा है, और एयर से अगर पॉल्यूशन हो रहा है, तो एटमॉस्फेयर के पॉल्यूशन को क्या कहोगे आप कहोगे इसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। क्या कहोगे आप इसे एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन अपना इसे आप कहो। क्लियर है, फाइन सर। समझते हैं यहाँ पे आप आखिर क्या कुछ करता है ये वाला, ठीक है ना। अभी इसको मेजर करने के तरीके होते हैं, समझेंगे डिटेल में, ठीक है ना। देखते हैं यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे
अगर हम एयर पोल्यूशन की बात करें तो हमारे दो तरह के एयर पोल्यूशन होते हैं अपने, ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ आपसे एयर पोल्यूशन के बारे में, तो एयर पोल्यूशन दो तरह का अपना, या फिर कर सकते हैं अगर मैं बात करूँ आपसे पॉल्यूटेंट्स के बारे में। अच्छा, पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, आप नीचे मुझे कमेंट के बताइएगा पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉल्यूटेंट्स एंड पॉल्यूशन, ठीक है ना। बताना है आप सभी को कि क्या डिफरेंस है पॉल्यूशन एंड पॉल्यूटेंट्स में, डिस्कस आपको नीचे कमेंट करके मुझे बताना होगा, ठीक है ना। आगे मूव ऑन करते हैं। तो देखिए, अगर हम पॉल्यूटेंट्स की बात करें तो हमारे दो तरह के पॉल्यूटेंट्स हैं, एक अपना होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स अपना होता है, और एक अपना होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। दोनों में डिफरेंस है, समझते हैं क्या होता है। देखिए, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है, देखिए प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स क्या होता है ना, जब हम बात करते हैं अपना प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, तो ये क्या अपना होता है, ऐसा पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज हो जाए, तो आप इससे कहोगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। क्या होता है, जो भी चीज एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज हो रहा है, मेरी बात समझ पा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप हो, ठीक है ना, आप, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप, ठीक है ना, क्या होता है, जैसे मैन क्या करता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में रिलीज किया जा रहा है, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में इंटर कर रहा है, जो डायरेक्टली इंटर कर रहा है किसी सोर्स से ना, डायरेक्टली इंटर कर रहा है, तो आप कहोगे प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलोगे आप, प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स बोलोगे। कितने तरह के होते हैं ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, वो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपसे, बताओ इसमें से कौन सा अपना प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है, तो आपको उसके लिए ये सातों नाम एकदम अच्छे से याद करके अपना जाना होगा। ध्यान रखिएगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ऑल 7 नेम्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं आपसे, बताओ इसमें से कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, कौन सा प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप, तो पूछ सकते हैं, उसमें क्या करना है आपको, तैयार करके जाना होगा। क्या होता है, हमने समझ लिया, ऐसा पॉल्यूटेंट जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली रिलीज होता हो, डायरेक्टली सोर्स से द्वारा रिलीज कर दिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी पॉल्यूटेंट, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी पॉल्यूटेंट हम सभी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कितने तरह के अपने होते हैं, मिसाल तक अपने होते हैं। पहला क्या अपना होता है, पहला अपना होता है सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर अपना होता है। दूसरा क्या अपना होता है, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गया। तीसरा क्या अपना यहाँ पे हाइड्रोकार्बन अपना हो गया, जिससे मीथेन कहते हो आप। चौथा क्या अपना हो गया, चौथा अपना होता है सल्फर ऑक्साइड अपना हो गया। पांचवा क्या अपना हो गया, पांचवा क्या अपना नाइट्रोजन अपना ऑक्साइड हो गया। अपना सिक्स क्या अपना यहाँ पे, अपना सिक्स क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपना हो गया। और सातवां अपना है लेड। तो ये 7 क्या नाम याद रखिएगा, नाम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। मानिए वो पूछ देंगे ना कि बताओ सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, वो भैया वो प्राइमरी का कि सेकेंडरी का, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्राइमरी का है, कौन सा सेकेंडरी का। मैं क्विकली रिपीट करता हूँ, क्या होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मतलब होता है ऐसा पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली इंटर करता हो, इसे कहते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स। प्लीज इन 7 नेम्स को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। फिर अपना आप लिखा गया सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या होता है, ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, नाम सुनिएगा। देखिए सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, ऐसे चीज जो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं, इसे कहते हो सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। सर फिर ये कैसे आता है, क्या होता है, मैं समझाता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान रखिएगा। देखिए होता क्या है, क्या होता है सेकेंडरी पोर्टेंस। देखिए जो अपना सेकेंडरी पोर्टेंस है ना, ये एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। ये क्या है ना, सेकेंडरी पोर्टेंट क्या एक तरह का केमिकल रिएक्शन है। सर किस केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हैं आप, देखिए ध्यान सुनिएगा। सेकेंडरी पोर्टेंट होता क्या है, जब भी प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं किसके साथ में, कुछ कुछ एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स के साथ में, जब एक सेकंड आप रुक जाइएगा तो, हाँ देखिए जब भी आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं किसी भी एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट साथ में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के प्रेजेंस में, जब भी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब भी आपका प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स मिलते हैं एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट्स के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या बोलते हैं,
सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स बोलते हैं। क्योंकि रिपीट करता हूँ, क्या होता है, सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कभी भी डायरेक्टली नहीं आते हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो आए हुए हैं, जब वो मिलते हैं किसी भी एटमॉस्फेरिक कंस्टिट्यूएंट के साथ में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो निकल के बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। क्या बनता है, तब बनता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। मैं बात समझ गया? यस सर। तो समझते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये कौन कौन से अपने होते हैं, ध्यान रखिए, ये नेम बस याद रखना आपको, बाकी कुछ और नहीं याद रखना। ध्यान क्या क्या, देखिए सल्फर ट्राइऑक्साइड अपना हो गया, ठीक है ना, एक सेकेंड यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड अपना आप हो गया। हाँ देखिए यहाँ पहला अपना क्या हो गया, पहला अपना हो गया यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड अपना हो गया, सल्फर ट्राइऑक्साइड अपना हो गया, ठीक है। नंबर अपना हो गया स्मोक फॉर्मेशन अपना हो गया। तीसरा अपना क्या हो गया, तो स्मोक फॉर्मेशन के अंदर कुछ पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। स्मोक जब भी देखिए, स्मोक क्या होता है, स्मोक क्या होता है, स्मोक कैसे बनता है, सॉरी स्मोक कैसे बनता है, तो स्मोक क्या है ना, कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर, किस चीज का सर मिक्सचर है, स्मोक इज द मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। जब भी आप स्मोक और फॉग को मिलाते हो ना, तो बन के निकलता है वहां से स्मोक। व्हाट इज स्मोक, स्मोक क्या होता है, तो स्मोक जब भी धुआं, स्मोक और फॉग, जब फॉग और स्मोक मिलते हैं ना, तो बनता है वहां से स्मोक। क्या बनता है, स्मोक बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो स्मोक वैसे अपने दो तरह के अपने होते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिए। एक क्या होता है ना, एक अपना होता है सल्फरस, या आप इसे लंदन स्मोक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। सर क्या होता है ये, और इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा, क्यों, देखिए मैं आपको इतना हिस्ट्री में नहीं बताऊंगा कि क्यों पड़ा, बस इतना समझ रखिएगा। इसको लंदन स्मोक इसलिए बोलते हैं क्योंकि लंदन में ना ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, बहुत लंबे समय के लिए इफेक्ट करता है, ठीक है ना, इसलिए इसको मेनली बोलते हैं लंदन स्मोक। क्लियर अपना, क्लियर है। देखिए यहाँ पे लिखा भी, मैं रीड कर देता हूँ। इट अफेक्टेड लंदन, इसने लंदन अफेक्ट किया लंबे समय के लिए। देखिए मैं इसको रीड कर देता हूँ, ज्यादा बेटर समझ में आएगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे, इट अफेक्टेड लंदन for it, एक सेकेंड, it affected it affected London for a very long time, and hence its name is called London smog as well as reducing smog, और इसलिए इसको हम लोग reducing smog भी बोलते हैं। क्या होता है, देखिए क्या होता है ये, तो ये मिक्सचर किस चीज का, ये मिक्सचर होता है कंपोनेंट्स का, ठीक है ना, जो चीजों को रिड्यूस करता है, रिड्यूसिंग नेचर बताना, ठीक है ना। कैसे बनता है ये, दिस इज ड्यू टू, कैसे क्या रीजन था, दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। क्यों, कैसे होता है ये, तो ये होता है जब एयर में, हवा में सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंस होता है ना, उसके वजह से अपना ये मेनली होता है, ठीक है ना, क्लियर है। और ये ज्यादा कब होता है, तो ये जब ठंडी का मौसम होता है, जब विंटर सीजन होता है, तो विंटर सीजन के मॉर्निंग में, सुबह के टाइम में ये बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, क्लियर है, जब आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी हाई होता है, क्लियर है, फाइन, यस सर। क्या करता है ये, क्या करता है सर, तो लंदन स्मोक जो है ना, ये जो आपका जो देखते हैं थ्रोट में, जब कभी कभी आपका थ्रोट में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं थ्रोट को, मतलब सिंपल समझिए आप, सिंपल सा कि लंदन जो अपना स्मोक होता है ना, ये थ्रोट इरिटेट करता है, ठीक है ना, और ये सांस लेने में ना डिफिकल्टी क्रिएट करता है अपना सल्फर और लंदन स्मोक अपना जो होता है। फिर अपना एक होता है जिसे हम सभी कहते हैं फोटोकेमिकल या लॉस एंगल्स स्मोक। ये क्या होता है, ये भी यहाँ पे भी होता है, ये क्या होता है ना, ये अपना होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर। अब वो क्या था, वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से था, जो अपना वो था वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से था। लेकिन ये जो अपना है ना, ये जो अपना यहाँ पे, ये जब नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की वजह से अपना पड़ता है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो गाड़ियां होती है ना, जो व्हीकल, अभी तो व्हीकल एग्जॉस्ट करता है, तो वो इसी वजह से अपना करता है, ठीक है ना, क्लियर है, यस सर। अपना एसी ड्रेन होता है, एसी ड्रेन भी अपना होता है, ठीक है ना। तो ये सब अपने आप होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, ये सब अपने सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स के अपने सब अपने पार्ट्स होते हैं। इज इट क्लियर, फाइन, क्लियर है, ये सब क्लियर है। मैं इतना ही रखूंगा वैसे आज की क्लास को, बट मैं चाहता हूँ आप सभी को मैं एक बात क्लियर कर दूं आज कि एसी ड्रेन पहली बात है क्या होता है, तो समझिए जरूर कि आखिर एसी ड्रेन क्या होता है और एसी ड्रेन के अंदर में क्या क्या मिलता है, ध्यान रखिएगा। देखिए एसी ड्रेन क्या होता है, जब भी ऊपर से, कब ऊपर से भगवान के थ्रू ना, जब भी ऊपर से समझिए अपना बारिश होता है, और बारिश में यानी रेन में एसिड की प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो आप उससे कहोगे भैया एसिड ड्रेन हो रहा है, एसिड ड्रेन हो रहा है। क्या होता है एसिड ड्रेन से, एसिड रेन की ये प्रॉपर्टी होती है ना
कि कितनी अच्छी चीज क्यों ना ये अगर ये पड़ जाए ना तो उसकी लस्टर को खराब कर देता है। आप देखिए ताजमहल को, तो ताजमहल क्या है ना कि अगर ताजमहल देखिए बहुत लस्टर करता है, लेकिन क्या है ना उसमें एसिड रेन होने की वजह से उसका जो लस्टर, जो उसकी चमक है ना वो थोड़ी थोड़ी कम हो रही। क्यों हो रही है? ड्यू टू एसिड रेन। सर आखिर एसिड रेन में एसिड मतलब ऐसा क्या है उस रेन में कि हम उसे एसिड रेन कहते हैं? क्यों हम उसे एसिड रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 4 तरह का, ध्यान रखिएगा, 4 तरह का गैस प्रेजेंट होता है। जब भी ऊपर से बारिश हो रहा है और उस बारिश में अगर ये 4 गैसेस मिल रहे हैं आपको, तो आप कहोगे ये एसिड रेन हो रहा है। और ऐसा रेन क्या करता है? ऐसा रेन लस्टर हो गया, अच्छी चीज हो गई, चमक हो किसी चीज की, तो उसको खराब करने को, कॉर्जन करने का काम कर जाता है ये एसिड रेन। सर ऐसी कौन सी 4 गैसेस हैं? मेरे साथ बोलिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड, तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान रखिएगा 4 गैसेस नाम फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बोलिएगा मेरे साथ में। सीओ बोल लीजिए, सीओ, एनओ, NO2 और SO2। ये मेनली 4 गैसेस है, मेनली 4 गैसेस है, ठीक है ना, जो प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से अपना एसिड रेन अपना होता है। फाइन, क्लियर है? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, क्या होता है जब ऊपर से रेन हो रहा है उसमें मेनली 4 गैसेस प्रेजेंट है, तो आप इसे कहोगे दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन। इज इट क्लियर? फाइन सर। सो दैट्स ऑल, इतना ही रखेंगे आज की क्लास को। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, और कल समझेंगे कि आखिर कैसे मेजर किया जाता है। एग्जामिनेशन में आ चुका है, समझेंगे। अभी हाल ही में 2019 में क्वेश्चन आया था, समझेंगे। यहाँ से देखिए, दिल्ली में जो ऑड इवन का की कहानियां है ना, आखिर क्यों कहते हैं कि वहां पे मतलब कि वहां पे लगाना पड़ेगा, ऑड इवन लगा, क्यों लगा, क्यों हम लोग वहां पे बोलते हैं कि भैया वहां पे पॉल्यूशन लेवल बढ़ गया, क्या होता है, ये सभी चीजें कल क्लास में लोग सीखेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज की क्लास को। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जैसे सारा अपडेट आप सभी को मिलता रहे। अगर आप नए चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जैसे आप सभी को सारी अपडेट यूजीसी एंड टेनेट की मिलती रहे और आपकी तैयारी भी और अच्छी और स्ट्रांग होते रहे, ठीक है ना। इतनी लगता है क्लास को। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सिस्टमेटिक तरीके से आप क्लास कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे रहा हूँ, उसको जरूर विजिट करिएगा, अपना फीडबैक जरूर करिए, दीजिएगा। यहाँ पे ऑल कंप्लीट 10 लेक्चर्स यहाँ पे दिए जाएंगे, ऑल 10 वीडियोस दिए जाएंगे, सब कुछ यहाँ मिलेगा। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक ऑल द वे बेस्ट फॉर फ्यूचर।